स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4। ये इसका पार्ट नंबर 2 है। अगर अभी तक आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं चैप्टर, इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इसकी जो पृष्ठभूमि होती है, इसकी छोटी सी जो पृष्ठभूमि होती है, मतलब कि ये जो अभी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, आपको बताना चाह रही हूँ, तो आपके दिमाग में एक माइंडसेट हो जाए कि मैं किस बारे में बात करने जा रही। तो जो चीनी क्रांति थी, हम यहाँ पर जो बात की जाएगी वो बात की जा रही है चीन और भारत के बीच में किस प्रकार के संबंध थे। तो जो चीनी क्रांति 1949 में हुई थी, तो आपको याद रखना है, 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चीनी क्रांति कब हुई थी। चीनी क्रांति 1949 में हुई थी और जो चीन था वह पश्चिम चंगुल से आजाद हुआ था, मतलब कि नव स्वतंत्र देश था। तो उसके प्रति जो नेहरू की, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जो नेहरू जी थे, उनका झुकाव चीन की तरफ था। उनका एक हृदय में एक भाव था चीन की तरफ, जिसके कारण जो चीन और जो भारत है उसके बीच में नजदीकियां बढ़ती गई। जो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर, अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो विश्व में जो भारत है उसने चीन का समर्थन करना शुरू किया। परंतु इससे कौन घबराया, परंतु ये भी सही नहीं था, क्योंकि जो नेहरू थे वो आंख बंद करके, या फिर कहा जाए कि वह इतने ज्यादा चीन की तरफ हो गए थे, उनके भाव, हृदय में जो भाव थे चीन को लेकर सही थे, परंतु किसी पर भी इतना विश्वास करना सही नहीं होता है। तो इसी बात को समझते हुए जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने इसके तरफ से एक नाराजगी प्रकट की कि नेहरू जी है, उनको समझाया कि जो चीन है वो आगामी दिनों में, मतलब कि कुछ समय में हमारे ऊपर आक्रमण भी कर सकता है अगर हम सब कुछ, क्योंकि ऐसा कर दिया गया था कि इतना ज्यादा विश्वास कर लिया था नेहरू जी ने चीनी सरकार पर कि वहां पर जहां पर हमारी जो सीमा लगती है चीन से, वहां पर जो सैनिक हैं वो भी अर्ध सेना कर दी गई थी, मतलब कि जितनी सेना तैनात की जाती है उसकी आधी सेना। तो इतना ज्यादा विश्वास कर लिया गया था। तो इसी सबको देखते हुए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने रोष प्रकट किया और कहा नेहरू जी से कि ऐसा करना सही नहीं है। परंतु फिर भी उनकी बात को नकारते हुए नेहरू ने अपना विश्वास इसी प्रकार से प्रकट करते रहे। तो देखते हैं किस प्रकार से नेहरू और चीनी जो सरकार थी उसके बीच में किस प्रकार के संबंध हुए और क्या रुख अपनाया इसने। तो मैं आपको बता दूं, जो पॉलिटिकल साइंस है ये इतनी टफ नहीं है, बच्चे इसको टफ बना देते हैं। आपको एक स्टोरी की तरह समझना है कि पहले क्या हुआ था, फिर क्या हुआ, और कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती हैं उसको अपने माइंड में बिठाते जाना है। तो ये जो पॉलिटिकल साइंस है आपको ये इसलिए पढ़ाई जा रही है कि अगर बाई चांस आप भी जाकर आगे किसी पद पर होते हैं तो आप ये गलती दोबारा से ना दोहराएं, इसलिए आपको इतिहास पढ़ाया जा रहा है पोल साइंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब जो यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। अब जो है हमारा, तो ये जो मैंने अभी बताया आपको, ये बे मतलब की स्टोरी नहीं है। जो मैंने अभी आपको बताया चीनी क्रांति के बारे में और किस प्रकार से भारत के जो प्रधानमंत्री थे उनका लगाव चीनी सरकार से हो गया था, और या फिर चीन की तरफ हो गया था, क्योंकि जो ये बताया गया है यहाँ पर, इसके बारे में, इसके ऊपर भी 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि चीनी क्रांति कब हुई थी, इस प्रकार से। तो चलिए देखते हैं। पंचशील की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री, हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री नेहरू थे उस समय, और चीन में कौन थे, चाउ एन लाई थे। तो उन दोनों ने क्या किया, अपनी जो मैत्रीपूर्ण जो ये भाव है, मैत्रीपूर्ण जो ये व्यवहार कर रहे थे आपस में, इन्होंने सोचा कि हम इसे और दृढ़ करें, हम इसे और मजबूत करें, और इसका रुख इन्होंने एक पंचशील घोषणा के रूप में किया। पंचशील नाम से ही आप याद रखिएगा, इसके आप नाम से ही याद रखिए, पंच मतलब 5 होता है, तो पंचशील का सिद्धांत भी कहा जा सकता है, और पंचशील की घोषणा की गई थी उस समय कि इस सिद्धांत पर हम दोनों की जो मित्रता है वो कायम रहेगी, और हमारे संबंध इस सिद्धांत के आधार से क्या होंगे, तय होंगे कि हमें एक दूसरे के लिए किस प्रकार के व्यवहार करने हैं। तो किन्होंने ये घोषणा की, नेहरू और चीन के कौन थे, चाउ एन लाई थे। उन दोनों ने संयुक्त रूप से 29 अप्रैल 1954 में 29 अप्रैल 1954 में ये घोषणा की। तो आपको याद रखना है
अब देखिए, जो ये पंचशील का सिद्धांत है, इस पर जो प्रश्न है ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पर पंचशील के सिद्धांत के बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं पंचशील के सिद्धांत के अंतर्गत वो कौन से ऐसे 5 सिद्धांत थे जिसके आधार पर चीन और भारत के बीच में संबंध तय होंगे। पहला, राष्ट्रीय प्रभुसत्ता और स्वतंत्रता का सम्मान। राष्ट्रीय प्रभुसत्ता क्या होता है? प्रभुसत्ता को हम संप्रभुता भी कहते हैं। इसका मतलब होता है पूर्ण अधिकार। राष्ट्रीय प्रभुसत्ता और स्वतंत्रता का सम्मान। इस सिद्धांत के जरिए यह तय हुआ कि जो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं और नेहरू और चीन के जो प्रमुख है वे एक दूसरे के प्रति सम्मान प्रकट करेंगे, उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे, उनकी राष्ट्रीय प्रभुसत्ता का सम्मान करेंगे। परस्पर अनाक्रमण की नीति, दूसरा सिद्धांत इसके अंतर्गत था परस्पर अनाक्रमण की नीति। अनाक्रमण का मतलब होता है आक्रमण न करना। अनाक्रमण का मतलब आक्रमण न करना, तो परस्पर अनाक्रमण की नीति। जो पंचशील के सिद्धांत के अंतर्गत ये भी एक सिद्धांत था कि जो भारत है और जो चीन है वो एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा, अनाक्रमण की नीति अपनाएगा, मतलब कि एक दूसरे के साथ कभी युद्ध नहीं करेगा, युद्ध नहीं छेड़ेगा और मित्रतापूर्ण रहेगा। दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति। यह तय किया गया कि जो दूसरे देश हैं, यहाँ पर दूसरे देश का मतलब चीन है यहाँ पर दूसरा देश, कि दूसरे देश के आंतरिक मामले, इसका मतलब है चीन के लिए दूसरा देश कौन सा होगा? चीन के लिए दूसरा देश हमारा भारत होगा और भारत के लिए दूसरा देश चीन, क्योंकि यहाँ पर किसके बीच में ये सिद्धांत तय हुए? भारत और चीन के बीच में हुए हैं। तो दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति। जो दूसरा देश है, यानी कि अगर हम अपने भारत की बात करें तो भारत चीनी जो मामले होंगे, उनके आंतरिक जो मामले होंगे, उनमें हस्तक्षेप कभी नहीं करेगा, चाहे वहां पर कुछ भी हो जाए, परंतु भारत उनके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इस प्रकार की नीति भी तय थी इस पंचशील सिद्धांत के अंतर्गत। सभी राष्ट्रों को सम्मान समझना, इसके अंतर्गत था कि जितने भी राष्ट्र हैं विश्व में, जितने भी राष्ट्र, जितने भी देश हैं, उन सबको सम्मान समझना, इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना, सभी राष्ट्र समान होंगे। परस्पर सह अस्तित्व और आदर की भावना, यहाँ पर भारत और चीन के बीच में सह अस्तित्व कायम रहेगा, मतलब कि एक दूसरे के प्रति सह अस्तित्व का भाव रहेगा, एक दूसरे मिलजुल कर करेंगे और एक दूसरे का वो आदर सम्मान भी होगा भारत और चीन के बीच में। तो ये जो 5 सिद्धांत थे, इसको 29 अप्रैल 1954 में तय किया गया और इसके आधार पर हमें अपने आगे की नीति तय करनी थी। और इस प्रकार जितने भी यहाँ पर जो नियम है, जो नीतियां हैं, उनको ध्यान में रखकर अपना आगे क्या करना था, अपने चीन और भारत के बीच में मधुर संबंध कायम करने थे। अब देखिए, भारत चीन में मतभेद के कारण, जो भारत चीन था उसके बीच में ऐसे कौन से मतभेद थे जिसके कारण जो चीन है उसने भारत पर हमला कर दिया। तो मतभेद के कारण पूछ ले जाते हैं, मतलब कि उन दोनों में खटास के क्या कारण थे, उनके जो संबंध थे, भारत और चीन का जो संबंध इतना मित्रता पूर्वक था, उसमें किस प्रकार से खटास आया, उसके कौन से कारण थे। तो चलिए देखते हैं मतभेद के कारण। जो पहला कारण था वो था तिब्बत समस्या। अब ये तिब्बत है क्या? तिब्बत एक क्षेत्र या फिर एक राज्य कहा जा सकता है जो भारत और चीन के बीच में था। अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो जो तिब्बत था, मान लीजिए ये इंडिया है और यहाँ पर ही चीन है, तो इसके बीच में तिब्बत स्थित था। तो जो तिब्बत था उस पर चीन ने 1950 में कब्जा कर लिया, परंतु इस समय जब चीन ने तिब्बत पर 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, तो भारत ने उस समय कुछ भी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि भारत और चीन के बीच में पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर हुआ था। इसके अंतर्गत क्या था? भारत चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये थी तिब्बत समस्या। परंतु जैसे जैसे जो तिब्बत की जो खबरें हैं या फिर न्यूज कही जा सकती है, वो आ रही थी कि तिब्बत पर इतना ज्यादा शोषण किया जा रहा है चीन के द्वारा कि तिब्बत की जो सांस्कृतिक विशेषता है वो भी क्या होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है। तो इससे जो इंडिया है उसको चिंता सताने लग गई
और इसमें हस्तक्षेप करना शुरू किया। तो इससे क्या हुआ, जो एक तिब्बत समस्या थी, इससे भारत और चीन के रिश्ते में दरार पड़नी शुरू हो गई। अब देखिए, भारत द्वारा तिब्बतियों एवं दलाई लामा को शरण देना, और ये जो तिब्बत समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जो भारत है उसने क्या किया, तिब्बतियों जो तिब्बत में रहते थे और जो दलाई लामा तिब्बत के क्या थे, धार्मिक गुरु थे, धार्मिक नेता थे, उनको शरण प्रदान करी 1959 में। ऐसा हुआ कि जब सांस्कृतिक रूप से इतने ज्यादा उन्हें कठिनाई महसूस होने लग गई, तो जो वहां के दलाई लामा थे, जो धार्मिक नेता कहे जा सकते हैं तिब्बत के, वो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे उन्होंने शरण की प्रार्थना की कि हमें राजनीतिक और आर्थिक रूप से शरण प्रदान की जाए। तो जब भारत ने तिब्बतियों जो तिब्बत में रहते थे, तो तिब्बत क्या था, भारत और चीन के बीच में था, चीन में तो वो जाएंगे नहीं, तो उन्होंने भारत में आने की सोची। तो जो भारत है उन्होंने तिब्बतियों और दलाई लामा को शरण प्रदान करी। तो उसके बाद जो चीन है वह भड़क उठा, उसे लगा कि जो भारत है उसने उसके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप किया है। उनके जो आंतरिक मतलब उनका जो खुद का मामला होता है, अपने देश की सीमा के अंदर जो मामला होता है, तो उसमें हस्तक्षेप किया है और पंचशील के सिद्धांत को उसने ठुकरा दिया है। तो इससे चीन और भारत का जो रिश्ता था वह टूटता चला गया। अब देखिए, अगली समस्या थी सीमा विवाद। भारत और चीन के जो कुछ क्षेत्र थे जिन पर सीमा विवाद खड़ा हुआ, भारत और चीन की जो सीमाएं थी उनका बंटवारा किस प्रकार से हुआ था, उनका विभाजन किस प्रकार से हुआ था, उनका विभाजन अंग्रेजी शासन के समय हुआ था। तो भारत और चीन के बीच में इस सीमा विवाद के कारण चीन का मानना था कि जो सीमा है, भारत और चीन की जो सीमा का विभाजन हुआ है वह सही तौर से नहीं हुआ है, परंतु भारत का मानना था कि उस समय अंग्रेजी शासन के समय क्या हुआ, भारत और चीन का जो सीमा का विभाजन हुआ है वह सही हुआ है। जो सीमा रेखा का विभाजन हुआ है, जो सीमा रेखा का मसला था, भारत का मानना है कि जो सीमा रेखा का मसला था जो वह अंग्रेजी शासन के समय सोल्व हो गया है, तय हो गया था, सही हो गया था। परंतु जो चीन की जो सरकार थी वह इस मामले को मानने में तैयार नहीं थी। उसका मानना था कि अंग्रेजी शासन के समय जो भी निर्णय लिए गए हम उसे वर्तमान में इस समय नहीं मान सकते हैं, उसे स्वीकार नहीं कर सकते। तो इसके दौर में क्या हुआ, तो इसमें क्या हुआ, सीमा विवाद उठ खड़ा हुआ। जो चीनी सरकार थी वह चाहती थी कि दोबारा से जो सीमा रेखा है उसका बंटवारा किया जाए या फिर तय की जाए दोबारा से सीमा रेखा। तो इस मसले पर भी दोनों के बीच में विवाद हुआ। दोनों के बीच में कौन सी सीमा रेखा थी, एक तो पश्चिमी थी और एक पूर्वी थी। पश्चिमी और पूर्वी छोर की जो सीमा रेखा थी उसको लेकर विवाद था दोनों के बीच में। अब देखिए आगे विवाद किस प्रकार से बढ़ा और किस प्रकार से इससे चीन और भारत पर प्रभाव पड़ा, उनके रिश्तों पर प्रभाव पड़ा। भारतीय क्षेत्रों पर चीनी कब्जा, जो चीन है उसने भारत के 2 क्षेत्रों, याद रखना है आपको, भारत के 2 क्षेत्रों पर क्या किया, कब्जा कर लिया। और वो 2 क्षेत्र कौन से थे, वो 2 क्षेत्र थे, एक तो भारत का जो जम्मू कश्मीर, जे के हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं इसके जम्मू कश्मीर का जो अक्साई चीन वाला जो क्षेत्र था उस पर कब्जा कर लिया, धीरे धीरे करके उस पर कब्जा कर लिया। और दूसरा क्षेत्र था अरुणाचल प्रदेश। मैं आपको बता दूं, जो अरुणाचल प्रदेश है उस समय उसको नेफा कहा जाता था। तो आपको इसका पुराना नाम याद रखना है, इसको नेफा कहा जाता था, या फिर इसका दूसरा नाम था उत्तर पूर्वी सीमांत। या तो उसको नेफा कहा जाता था या फिर उत्तर पूर्वी सीमांत कहा जाता था, परंतु अब वर्तमान में इसको अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो जो 2 क्षेत्र है उस पर कब्जा कर लिया चीन ने। तो क्या हुआ, इन 2 क्षेत्रों को लेकर जो चीन था वह इन 2 क्षेत्रों को पाना चाहता था। तो उसने जम्मू कश्मीर के जो अक्साई चीन जो क्षेत्र था उस पर 1957 जो सन 1957 से 1959 तक क्या किया, इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया चीन ने, अक्साई चीन क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। और इस पर रणनीतिक बढ़त प्राप्त करने के लिए, मतलब कि अपनी जो
प्रभुत्व कायम करने के लिए, अपना वर्चस्व कायम करने के लिए इस क्षेत्र पर उसने एक सड़क का निर्माण करवाया, जो चीन और इसके बीच में एक सड़क बनाई जा रही थी। तो इस बात को लेकर जो हमारे देश के नेता थे और उस देश के नेता मतलब कि चीन के जो नेता थे, उन दोनों के बीच में बातचीत चली, चर्चाएं चली लंबी लंबी, परंतु इसके बाद भी जो ये मतभेद था इसे नहीं सुलझाया जा सका। अब देखिए आगे 1962 का युद्ध। अगर आपसे 1962 का युद्ध पूछा जाए कि इसके कारण क्या थे, तो भी आप यही बताएंगे, इतना यहां तक का बताएंगे, ये वाला पॉइंट छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए 1962 का युद्ध, जो 1962 में जो युद्ध हुआ था उसका एक तरीके से कारण देखा जाए तो ये ऊपर वाले सारे कारण थे, परंतु तत्कालिक कारण देखा जाए तो चीन ने जो इन दो क्षेत्रों पर बढ़त प्राप्त करने की कोशिश की थी, ये कारण था। 1962 के युद्ध में इसमें जो चीनी सरकार थी उसने जो विवादित क्षेत्र थे, एक तो ये क्षेत्र था विवादित जम्मू कश्मीर का अक्साई चीन, और दूसरा अरुणाचल प्रदेश या फिर नेफा कहा जा सकता है। तो इन दो क्षेत्रों पर बढ़त प्राप्त करने के लिए क्या किया, इन दोनों पर आक्रमण किया चीन ने। पहला आक्रमण किया उसने किया था वह अरुणाचल प्रदेश के कुछ जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे उन पर किया, या फिर नेफा के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे उन पर किया। और ये कब किया, ये 1962 के अक्टूबर में किया, और ये लगभग एक हफ्ते तक जो ये है ये चलता रहा आक्रमण जो किया था उन्होंने। इसके द्वारा जो चीन है उसने उसने अरुणाचल प्रदेश के कुछ जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे उस पर अपना कब्जा जमा लिया था इसके द्वारा, इस आक्रमण के द्वारा जो एक हफ्ते तक चलता रहा था। और जो दूसरा हमला किया या फिर आक्रमण किया था चीन ने, वो किया था लद्दाख के कुछ हिस्सों पर। जो लद्दाख है वो मैं आपको बता दूं, लद्दाख का ही क्या था भाग, अक्साई चीन था लद्दाख का, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर पहले क्या था, लद्दाख आता था। तो जो लद्दाख का भाग था अक्साई चीन। तो एक जो क्षेत्र था वो था पश्चिमी, जो पश्चिम की तरफ था वो था जम्मू कश्मीर, और ये अरुणाचल प्रदेश था पूर्व की तरफ। तभी तो मैंने आपको यहाँ बताया था कि जो सीमा रेखा का जो विवाद था वो किस बीच में था, पश्चिमी छोर और पूर्वी छोर के, कि सीमा रेखा इन दोनों में सही तरीके से तय नहीं है, भारत के कुछ जो क्षेत्र हैं वो चीन में शामिल होने चाहिए, चीन का यह दावा था। तो जो पश्चिमी, जब आपने देखा जो नेफा है ये क्या था, पूर्वी छोर था भारत का, पूर्वी तरफ है ना नेफा, अरुणाचल प्रदेश। तो इस पर क्या किया, इसके कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र पर तो कब्जा कर लिया चीन ने, परंतु पश्चिमी जो छोर था उस तरफ जब लद्दाख के कुछ भागों में उसने कब्जा करना चाहा तो भारतीय सेना ने उसको रोक लिया। और ये जब आक्रमण, ये तो अक्टूबर में किया गया था, पूर्वी छोर पर नेफा पे आक्रमण अक्टूबर में किया गया था 1962 के, और जो लद्दाख के कुछ भागों पर जब आक्रमण किया गया, लद्दाख के भागों पर आक्रमण किया गया तो वो किया गया था नवंबर में किया था 1962 में। तो जब ये जो लद्दाख है पश्चिम की तरफ है, तो इस पश्चिमी छोर पर जो भारतीय सेना है उसने चीन की बढ़त रोक दी, मतलब कि वह कब्जा करना चाहता था लद्दाख के क्षेत्रों पर, तो वहां पर चीन की जो ताकत है फीकी पड़ गई, भारत की ताकत उभर कर सामने आई और भारत ने चीन को रोक लिया वहां पर कब्जा करने से। तो जो ये युद्ध है यह पूर्वी जो क्षेत्र थे उस पर तो उन्होंने बढ़त प्राप्त कर ली थी, परंतु पश्चिमी तरफ वह नहीं कर पाए थे। तो इसके चलते हुए जो चीनी सरकार है उसने स्वयं ही एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया, मतलब कि एक तरफा मतलब एक तरफ से, हमने नहीं किया था युद्ध विराम अपना घोषित कि युद्ध विराम का मतलब होता है युद्ध रोक देना। तो जो चीनी सरकार है उसने एकदम से कह दिया कि युद्ध विराम, मतलब कि अब ये युद्ध जो है वो चीन की तरफ से समाप्त हो चुका है और जो भारत है वह करना चाहे तो कर सकता है। तो इससे क्या हुआ, ये युद्ध यहाँ पर समाप्त हो गया। तो आपने देखा 1962 का जो युद्ध था वह किस प्रकार से इनसे जुड़ा हुआ था, और ये इसके कारण भी हैं जिसके कारण 1962 में युद्ध हुआ था। अब देखिए अगला, पाकिस्तान को भारत विरोधी गतिविधियों में समर्थन। हम सभी जानते हैं, या फिर अगर इनडायरेक्टली देखा जाए, अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए, तो जो भारत है, पाकिस्तान और भारत के बीच में काफी मतभेद रहे हैं। तो जो पाकिस्तान है उसकी सहायता करता है चीन।
चीन सहायता करता है विरोधी गतिविधियों में पाकिस्तान की, जिससे कि वह भारत पर आक्रमण कर सके, आतंकवाद फैला सके भारत में। तो इसका एक जो अगर हम देखें कि ये कैसे प्रूफ होता है, तो इसका प्रूफ यही है कि 1971 में चीन, पाक और अमेरिका, इन तीनों के बीच में एक समझौता हुआ, या कहा जा सकता है गुपचुप जो मीटिंग होती है, छुपके से जो मीटिंग होती है वो हुई। तो इससे यह तय होता है कि जो पाक और चीन है वो मिले हुए थे। पाकिस्तान ने अमेरिका को समर्थन किया था, हमने देखा था कि अमेरिका के गुट में पाकिस्तान शामिल हो गया था, और जो चीन है उसका भी पाकिस्तान के साथ कुछ अच्छे संबंध रहे हैं। तो जिसके कारण जो चीन है वह बहुत बार क्या करता है, पाकिस्तान की सहायता करता है विरोधी गतिविधियों में, जिससे कि वह क्या कर सकता है, पाकिस्तान भारत पर हमला कर सकता है। तो ये सभी कारण हैं। तो इसके कारण क्या है, भारत और चीन का क्या है, बीच में मतभेद रहे हैं। तो ये जो सभी कारण है ये क्या थे, भारत चीन के बीच में मतभेद के कारण थे। अब देखिए भारत चीन के युद्ध के बाद की स्थिति। जो भारत चीन का युद्ध हुआ था, 1962 का जो युद्ध था, उसके बाद भारत और चीन की क्या स्थिति हुई, उसके बाद क्या स्थिति हुई, तो देखते हैं। राष्ट्रीय स्वाभिमान को चोट, भारत को राष्ट्रीय स्तर पर उसके स्वाभिमान को चोट लगी कि जो नेहरू थे वो इतने ज्यादा चीन पर विश्वास करते थे कि उसने जो सीमा रेखा थी वहां पर जो चीन और भारत की जो सीमा थी उस पर अर्धसैनिक तैनात कर दिए थे, इतना ज्यादा भरोसा कर लिया था। तो इससे क्या हुआ, हमारे स्वाभिमान को चोट पहुंची, हमारे आत्मसम्मान को चोट लगी। अब देखिए अगला जो था वो अगली स्थिति देखिए, सैन्य कमांडरों द्वारा त्याग पत्र। जो हमारे देश के जो सैन्य कमांडर थे वो इतने ज्यादा नाराज हो गए नेहरू से कि उन्होंने जो त्याग पत्र दे दिया या फिर अवकाश ग्रहण कर लिया था, वो छुट्टी पर चले गए, मतलब कि अपने काम से त्याग ले लिया उन्होंने, क्योंकि वह इतने ज्यादा नाराज हो गए थे। उन्होंने इस प्रकार से अपनी नाराजगी प्रकट की। नेहरू की धुंधली छवि, नेहरू की पूरे विश्व में या कही जा सकती है हमारे देश में धुंधली छवि हो गई, मतलब कि जो नेहरू की जो छवि थी वो गिर गई। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हो क्योंकि जो नेहरू थे वो इतने ज्यादा विश्वास करके बैठे थे चीन पर, परंतु चीन ने क्या फल दिया उसका, चीन ने 1962 का युद्ध दिया। पर तो इससे जो नेहरू की छवि है वो इतनी ज्यादा धुंधली हो गई। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू को चेतावनी दी थी कि शायद जो चीन है वो क्या कर सकता है, भारत पर हमला कर सकता है, तो उस बात को भी जो नेहरू है उन्होंने नजरअंदाज किया था, इग्नोर किया था। इस कारण भी उनकी जो छवि है वो लोगों की नजरों में गिर गई। कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध अविश्वास पत्र, ऐसा पहली बार हुआ 1947 जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। उसके बाद ऐसा पहली बार हुआ था कि जो कांग्रेस पार्टी है उसमें अविश्वास पत्र क्या होता है, अविश्वास पत्र होता है कि हमें इन पर विश्वास नहीं है। तो लोकसभा में पहली बार अविश्वास पत्र पेश हुआ था, जिससे कि हम सरकार को हटा सकते हैं, फिर गिरा सकते हैं। तो इसके द्वारा इन सारी बातों से ये समझ में आता है कि कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ा था हमारे भारत देश पर इसका।